नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी पॉलिटिकल साइंस में। इसके पहले वाले वीडियो में हमने अरस्तू के राज्य संबंधी सिद्धांतों के बारे में बात किए थे, जिसमें हम राज्य की उत्पत्ति, राज्य का उद्देश्य और राज्य की विशेषताएं हम बताए थे। आज के हमारे वीडियो में अरस्तू की जो अध्ययन पद्धति है, यानी कि वह किन किन तथ्यों के आधार पर विचार करता है, तो आज हम उसके अध्ययन पद्धति के बारे में जानेंगे और उसके बाद हम अरस्तू की रचनाएं और लास्ट में अरस्तू और प्लेटो के जो बीच में तुलनात्मक अध्ययन भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अरस्तू की विचार शैली या अरस्तू की अध्ययन पद्धति। चलिए देखते हैं। अध्ययन से पूर्व हम अरस्तू की विचार शैली की बात करेंगे। प्लेटो का शिष्य होने के बावजूद तथा उससे प्रभावित होने के बावजूद उसकी शैली प्लेटो से भिन्न है। यह प्लेटो का शिष्य था या प्लेटो इसे बहुत ही मानता भी था, यानी यूँ कहे या इस प्लेटो के विचारों से प्रभावित था, लेकिन उसके बावजूद भी वह प्लेटो का अनुसरण नहीं करता है। वह न सिर्फ अज्ञानात्मक पद्धति का अनुसरण करता है, बल्कि पर्यवेक्षणात्मक, विश्लेषणात्मक, वैज्ञानिक, तुलनात्मक पद्धति का अनुसरण करता है, बल्कि वह हेतुवादी भी है। अब हम देखेंगे कि जब प्लेटो अपनी अध्ययन पद्धति को देता है तो वह निगमनात्मक अध्ययन पद्धति की बात करता है, यानी सबसे पहले बने हुए नियम जो होते हैं वह उसको फॉलो करने की बात करता है। लेकिन जो अरस्तू है वह आज्ञानात्मक पद्धति की बात करता है। तो हम इसकी पद्धतियों के बारे में एक एक करके जानेंगे। तो सबसे पहली पद्धति है सउद्देश्यात्मक पद्धति, दूसरा है आज्ञानात्मक पद्धति, तीसरा पर्यवेक्षणात्मक और चौथा है विश्लेषणात्मक, लास्ट वैज्ञानिक पद्धति और लास्ट में है तुलनात्मक पद्धति। अब हम एक एक करके इनके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं उद्देशात्मक पद्धति। उद्देशात्मक मतलब यह अरस्तू कहता है कि हमें किसी भी चीज़ का अध्ययन करने से पहले अपने एक उद्देश्य को अवश्य मान लेना चाहिए। जैसे ये एक व्यक्ति ये मान लेता है कि व्यक्ति सद्गुण स्वभाव का है, तो और ये व्यक्ति में सद्गुणता लाने की बात करता, हाईएस्ट गुडेट की बात करता है। तो ये कहता है कि व्यक्ति के बारे में कि जब भी हम किसी का अध्ययन करें तो वह उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए। और दूसरा आज्ञानात्मक पद्धति, यह बताता है कि आज्ञानात्मक पद्धति यानी ये सबसे पहले उदाहरण, उसके बाद नियम को फॉलो करता है। आज्ञानात्मक पद्धति का ये मतलब होता है। तो अरस्तू कहता है कि हमें बने हुए नियमों को नहीं फॉलो करना चाहिए, ये क्योंकि ये व्यवहारवादी भी है। तो यह पहले व्यवहार में इन चीज़ों को देखता है, फिर उसके बाद ये अपने नियम बनाता है। अब हम दूसरा पर्यवेक्षणात्मक पद्धति की बात करेंगे। पर्यवेक्षणात्मक पद्धति मीन्स मतलब किसी चीज़ की देख रेख, जाँच परख करना। तो ये पहले भी हम इसके बारे में पहले वाले वीडियो में पढ़े हैं कि अरस्तू जो है एक व्यवहारात्मक या फिर यूँ कहे कि वह चीज़ों को व्यवहार में पहले लाता है, उसका प्रयोग करता है, उस पर निरीक्षण करता है, फिर उसके बाद निष्कर्ष निकालता है। फिर हम विश्लेषणात्मक पद्धति मतलब छोटे छोटे तथ्यों को जोड़कर लास्ट में हम उसके परिणाम को देखेंगे कि क्या वो सही है या फिर गलत है। फिर उसके बाद यह वैज्ञानिक पद्धति, इस वैज्ञानिक पद्धति की बात करता है अरस्तू। हमने इसके पहले वीडियो में भी आपको बताया है कि अरस्तू वैज्ञानिक शास्त्र भी है। तो यहाँ जीव विज्ञान को अपने अध्ययन शैली में शामिल करता है और कहता है कि ये राज्य की उत्पत्ति में कि जो व्यक्ति होता है वह एक सामाजिक प्राणी होता है, वह समाज में रहना पसंद करता है। तो वह व्यक्ति से ही राज्य की उत्पत्ति को बताता है। तो इस तरह से हम कहेंगे कि जो अरस्तू की अध्ययन पद्धति वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति है, वह व्यक्ति को जीव मानते हुए अपनी अध्ययन को जारी रखता है। और लास्ट में हम तुलनात्मक पद्धति, यह तुलना करता है, क्योंकि अरस्तू की जो
संविधान का वर्गीकरण है उसमें भी इसने 158 माना जाता है कि ये 158 संविधानों का सबसे पहले अध्ययन करता है, फिर तुलना करता है, फिर लास्ट में बताता है कि जो मिश्रित संविधान है वो सबसे महत्वपूर्ण है। इसके अलावा कोई भी ये इसमें दो रूप भी बताता है, शुद्ध और अशुद्ध का। उसकी चर्चा हम अगले नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं, ये हो गया ये इसके अध्ययन पद्धति की बात हमने कर ली। अब हम यहाँ पे ऊपर एक शब्द और भी है जिसे हम हेतुवादी बोले हैं। देखिए ये एक शब्द और है जिसको हेतुवादी, यानी हेतुवादी मीन्स होता क्या है उसके बारे में हम नीचे पढ़ेंगे। तो आइए चलिए हेतुवादी के बारे में जानते हैं। क्या है ये हेतुवादी, जिस पर अरस्तु अपने कार्य को करता है। हेतुवादी वह सिद्धांत जो वस्तुओं के अंतिम कारण की व्याख्या करने का प्रयास करता है, अर्थात किसी वस्तु का वास्तविक परीक्षण करने के लिए यह आवश्यक होता है कि वह किसी के पूर्णता विकास से भी विभिन्न चरणों को जाना जाए। ये मानता है कि हेतुवादी सिद्धांत में कि किसी वस्तु के अंतिम मतलब उसके लास्ट छोर तक उस प्रयास करना चाहिए, उसके हर एक एक पार्ट को देख लेना चाहिए, यानी उसके अंतिम निष्कर्ष को देखना चाहिए, उसके बाद ही उसके ऊपर कोई निर्णय लेना चाहिए। ये इसकी हेतुवादी सिद्धांत है। अब हम आगे बात करेंगे अरस्तु की रचनाओं के बारे में। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं अरस्तु की पॉलिटिक्स से। अरस्तु की सबसे पहली रचना जिसके बारे में हम बात करते हैं पॉलिटिक्स, द पॉलिटिक्स या राजनीतिक दर्शन के बारे में बात करता है, जिसमें हम देखेंगे कि यह संविधानों का कैसे कैसे वर्णन करता है। और दूसरा है कॉन्स्टिट्यूशन। ये सब पॉलिटिक्स ये सबसे अपने संविधान की जब तुलना करता है तो ये पॉलिटिक्स को सबसे इम्पॉर्टेंट या यूँ कहें कि सबसे अच्छा मानता है। अब हम दूसरा बात करेंगे द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें यह 158 संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन करता है और अध्ययन के पश्चात ही इसमें जो तुलना करता है उसी का इसमें दिया गया है। लेकिन यह मुख्यतः जो एथेंस का संविधान है उसको यह मुख्य मानता है। अब हम आगे बात करेंगे अरस्तु की तीसरी बुक ऑन द सोल। यह एक संवाद रूपी थीम पे आधारित है। चौथी बुक है ऑन मोनार्की। यह सिकंदर को भेंट स्वरूप पुस्तक है। इसके पहले हमने जब अरस्तु की पृष्ठभूमि के बारे में बात कर रहे थे तो वहाँ हमने बताया था आपको कि सिकंदर इसका शिष्य था और ये सिकंदर को अपनी पुस्तक भेंट में देता है। तो ये जो पुस्तक इसने दी हुई है उसी का नाम है द मोनार्की। अब हम बात करेंगे पांचवी बुक निकोमेनियस एथिक्स। अरस्तु ने नीति शास्त्र को राजनीति से अलग किया है। अब इसको ध्यान से देखिएगा कि इस बुक में इसके पहले किसी भी विचारक ने नीति शास्त्र और राजनीति शास्त्र को अलग नहीं किया था। इसलिए ही अरस्तु को ये पहला विचारक मानते हैं, क्योंकि इसने नीति शास्त्र को राजनीति शास्त्र से अलग किया है या राजनीति शास्त्र से नीति शास्त्र को अलग किया है। और लास्ट में इसकी बुक देखेंगे द रिट्रोइक, जो कि अलंकार शास्त्र पर आधारित है। अब चलिए हम प्लेटो और अरस्तु के दोनों की तुलना करते हैं कि वे उनके विचार किस तरह से दोनों के भिन्न है। अरस्तु का जो प्रसिद्ध राज्यों का वर्गीकरण है प्लेटो की कीर्ति स्टेटमैन से लिया गया है, ऐसा माना जाता है, क्योंकि जो प्लेटो की स्टेटमैन की जो बुक है या इसी पर आधारित बुक कहेंगे, क्योंकि उसमें भी इन्होंने अपने राज्यों का वर्गीकरण किया था और अरस्तु भी अपने राज्यों का वर्गीकरण करता है। अब हम दूसरा पॉइंट देखेंगे। प्लेटो अरस्तु का संबंध वैसे है जैसे बेंथम और मिल का है। दोनों ने अपने गुरुओं के सिद्धांतों का खंडन करके एक नई नींव को रखा है। देखिए यहाँ पे बेंथम और मिल की चर्चा भी हुई है, क्योंकि ये दोनों जो थे गुरु और शिष्य का इनका संबंध था। ये दोनों के विचार अलग अलग थे। गुरु और शिष्य होने के बावजूद भी ये अपने गुरुओं के सिद्धांतों का खंडन करते हैं और खंडन करने के बाद ये अपना एक नया तथ्य सामने रखते हैं। और इसी आधार पे हम प्लेटो और अरस्तु की भी बात करेंगे, जिसमें
अरस्तु जो है प्लेटो के सिद्धांतों का खंडन करता है और वो कहता है कि यह व्यक्ति को सिर्फ एक साधन के रूप में देखता है। तो ये व्यक्ति को कहता है नहीं, व्यक्ति से ही राज्य बना है, इसलिए यह व्यक्ति को अहमियत देता है, ना कि राज्य के उद्देश्यों की ये बात करता है, राज्य के कर्तव्यों की बात करता है। ये कहता है कि व्यक्ति सबसे इम्पॉर्टेंट है और उसके हाईएस्ट गुड को प्राप्त कर लेना ही ये इसकी सबसे बड़ी इच्छा है। चलिए आगे देखते हैं। प्लेटो राजनीतिक दर्शन, जबकि अरस्तु राजनीतिक विज्ञान का जनक कहा जाता है। क्योंकि राजनीति विज्ञान का जनक इसलिए इसे कहा जाता है, इसने सबसे पहले संविधानों का वर्गीकरण, तुलनात्मक वर्गीकरण करके देखा था। 158 संविधानों का इसने अध्ययन किया था, जो कि इसके पहले किसी ने भी ऐसा नहीं किया था। इसलिए इसे राजनीति विज्ञान का, यूँ कहे एक राजनेता के लिए एक मार्गदर्शक का काम करता है इसका अध्ययन। तो इसलिए इसको राजनीति विज्ञान का जनक या पिता कहते हैं। प्लेटो, नेक्स्ट देखते हैं। प्लेटो राजनीतिक आदर्शवादी है, जबकि अरस्तु यथार्थवादी है। प्लेटो जो है एक अपनी काल्पनिक दुनिया में रहता है और वो कल्पना करता है ऐसा ऐसा राज्य, व्यक्ति और न्याय ऐसे ऐसे होने चाहिए, शिक्षा, साम्यवाद। लेकिन अरस्तु जो है यथार्थवादी, वह व्यवहारिकता की बात करता है। पहले वह चीज़ों को व्यवहार में देखता है, उसके बाद कहता है कि राज्य को ऐसा होना चाहिए। प्लेटो निगनात्मक पद्धति व अरस्तु अगनात्मक पद्धति का समर्थन करता है। प्लेटो जो कहता है निगनात्मक पद्धति निगनात्मक मीन्स सबसे पहले नियम होता है, नियम के बाद व्यक्ति उस नियम को अनुसरण करता है, ये अपने सबसे पहले नियम बनाता है, फिर उसके बाद यह राज्य को और व्यक्ति को या नागरिकों को इसको फॉलो करने को देता है। लेकिन अरस्तु जो है वह अगनात्मक पद्धति का समर्थन करता है। यह कहता है कि चीज़ों को पहले देखिए, परखिए, फिर उसके आधार पर अपने नियम बनाता है। इसी क्रम में हमारा वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।